हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पूरा सर्किट वगैरह देख लिया हमने। एनटीएससी के बिहाफ पे भी जो सर्किट वगैरह अगर आएंगे तो उसमें करंट, वोल्टेज, ये सारी चीजें हम लोग निकालना देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और लेक्चर, लास्ट लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के चार्ज होते हैं, दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर वो बताया था कूलम ने। ठीक है, इसने ये बताया था कि दो चार्जेस अगर Q1 Q2 हैं तो अगर वो r डिस्टेंस अगर सेपरेटेड है तो वो कितना फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं Q1 चार्ज है। ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है। ठीक है, अभी इनके बीच का जो फोर्स उसने बताया था कि जो नेट फोर्स रहेगा, नेट फोर्स जो रहेगा वो किसके बराबर, तो F जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस, मतलब इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, यानी प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू कितना Q2, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, r स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से हमने रिलेशन निकाला कि F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये याद। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है एक प्रोपोर्शनलिटी साइन K। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन कितना, r स्क्वायर। आइए चलिए देखते हैं कि इस K के बारे में कि K होता क्या है। ठीक है, ये जो K होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम में ये चार्ज रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, वाटर के अंदर रखा हुआ है या किसी दूसरे मटेरियल के अंदर रखा हुआ है। तो ये जो K होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, एयर में रखा रहेगा तो कुछ और वैल्यू होगी, किसी दूसरे मीडियम जैसे वाटर के अंदर रखा हुआ है या ऑयल के अंदर रखा हुआ है तो उस समय इसकी वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, तो एयर के लिए जो वैल्यू होती है फॉर एयर या फिर वैक्यूम, दोनों लगभग सेम ही ले लेते हैं, फॉर एयर और वैक्यूम, इसके लिए इस K की वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 9 × 10⁹ अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट कैलकुलेट करें तो यहां से हम लोग K का एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहे तो K इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो F × r स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, F × r स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, ये लिखेंगे। तो अगर इसका ऐसा यूनिट लिखे तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, इसका मीटर और ये कूलम, तो ये ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा कि K की वैल्यू जब वो किसके लिए, एयर और वैक्यूम में, तो जब भी अगर दो चार्जेस अगर एयर या वैक्यूम में सेपरेटेड हैं तो उस समय उनके बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उनकी वैल्यू, तो ये Q1 Q2 की वैल्यू लिखो, R की वैल्यू और K की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9 × 10⁹ अब हमें पता है कि अगर सेम चार्ज रहेंगे, सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर अगर रहा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, एक बार डायरेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर सपोज ये Q1 ये अगर पॉजिटिव चार्ज रहा और ये भी क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों हमें पता है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, तो ये इसको रिपेल इधर के डायरेक्शन में करेगा और ये इसको रिपेल इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, यही अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होता फिर ये दोनों फोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी इधर की तरफ ऐसे लगाता है। ठीक है, एक और केस कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो जाए और ये चार्ज नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसमें इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखो कि जो दोनों फोर्सेज रहते हैं, यानी ये पॉजिटिव इस वाले चार्ज पे जितना फोर्स लगा है या ये इस पे लगा है, वो दोनों फोर्सेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करते हैं ये, तो उसके हिसाब से अगर ये फोर्स अगर F है तो ये भी फोर्स कितना होगा F, ये भी कितना होगा, अगर ये मान लेते हैं F1, ये कितना F1, अगर ये F2 है तो ये भी कितना F2, अगर ये F3 है तो ये भी कितना F3। तो ये हमने देख लिया कि अगर मान लो ये फोर्स क्या होगा, किसकी, उसका मैग्नीट्यूड क्या कितना होगा और डायरेक्शन।
सेकंड केस देखते हैं कि अगर वही दो चार्ज अगर किसी और मीडियम में प्रेजेंट हो, जैसे सपोज किसी ने दो चार्जेस को वाटर के अंदर रख दिए, ठीक है, तो उस समय के की वैल्यू क्या यूज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर अदर मीडियम, अगर दूसरे मीडियम के लिए देखें तो उस समय के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते के इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, अपॉन एक रिलेटिव परमिटिविटी, ये आएगा एप्सिलॉन आर बोलते हैं इसको, ठीक है, एप्सिलॉन आर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। चलिए आगे देखते हैं ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर बोल दो, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर होता है, ये हमें बताता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक चीज देखो, जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी हम लोग पढ़े हुए, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या बताता था कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कितनी गुनी ज्यादा या कितनी गुनी कम है। जैसे मान लो हमने रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइन किया था, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या था हमारा, कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन क्या लिखा था हमने, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये लिखा था डेंसिटी ऑफ वाटर, ये ऐसे लिखते थे। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे मान लो रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 है, सॉरी 2 है अगर मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस की डेंसिटी 2 टाइम्स होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो वैसे ही ये बताएगा हमें रिलेटिव परमिटिविटी कि फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एयर के कंपैरिजन में, या मतलब एक तरीके से वैक्यूम के कंपैरिजन में वो कितनी गुनी कम है, ठीक है। अगर सपोज किसी ने बोला कि अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जिस मीडियम में रखा हुआ है, अगर जो भी चार्ज रखे हुए हैं उस मीडियम की अगर रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, सपोज अगर दो चार्ज अदर देन एयर और वैक्यूम में रखा गया है, तो उस समय आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई जाएगी। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 2 है तो उस समय के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 into 10 to the power 9/2, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि जिस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है उस मीडियम के एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 है, तो उस समय के की वैल्यू कितनी, तो 9 into 10 to the power 9/4 के बराबर, ठीक है। तो जब भी अगर दो चार्ज किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है तो वहां से हम लोग के की वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करेंगे, उनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। पहली चीज हम लोगों ने ये चीज ध्यान रखनी कि हमेशा जो फोर्स लगेगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा, दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेम। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ था, जब भी अगर दो चार्जेज अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो हम उनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा बस बचेगा इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी में, पूरा एनटीएससी लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहले आइए हम लोग देखते हैं कि फील्ड का मतलब क्या होता है। कि फील्ड का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज का अगर फील्ड की बात कर रहा है, मतलब वो स्पेस या वो एरिया जिसमें उस पर्टिकुलर चीज का एक इफेक्ट होता है। जैसे मान लो सपोज अगर एक डिस्ट्रिक्ट किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें तो उसका फील्ड क्या होगा कि वो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट उसका फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्डर अगर पास करेगा वो पूरा का पूरा जो ऑर्डर होगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल, ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, फील्ड। तो फील्ड का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज का फील्ड अगर देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट जितने भी स्पेस उसके आसपास के जितने भी स्पेस या जितने एरिया में अगर उसका इम्पैक्ट होता है वो उसका फील्ड कहलाता है। जैसे बात करें अभी जो एक नई डिजीज आई है कोरोना वायरस, तो वो भी क्या कर रहा है कि वो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो उसका फील्ड क्या होगा, तो होल वर्ल्ड जो होगा वो उसका फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसके इम्पैक्ट की बात करेंगे हम लोग, चार्ज की। यानी ये एक पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है कैपिटल क्यू चार्ज, तो ये अपने आसपास के कितने एरिया में ये दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो वो इसका क्या कहलाएगा, फील्ड। यानी जैसे मान लो सपोज अगर यहाँ पे अगर चार्ज रखा हो, दूसरा अपन ने चार्ज रखा, तो अगर ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मतलब ये इसके फील्ड में। अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो सपोज अगर यहाँ पे रखा हुआ है फिर भी ये चार्ज अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है
तो वो ये क्या होगा कि ये जो चार्ज होगा वो इसके फील्ड में कहलाएगा कि हाँ यार इस पे फोर्स लगा पा रहा है ये वाला चार्ज, मतलब ये चार्ज इस पर्टिकुलर चार्ज के फील्ड में, ठीक है। तो फील्ड का इन जनरल मतलब क्या हो गया, सपोज हम लोग मानते हैं कि इस चार्ज का फील्ड जो है वो इस एरिया में, ये जो स्पेस होगा वो क्या होगा, इस चार्ज का फील्ड कहलाएगा। और ये कहां तक एक्सटेंडेड रहता है, इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ पे अगर चार्ज रखा जाए तो यहाँ का चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा दूर रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे भी ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो हर एक चार्ज का जो फील्ड होता है, हर एक चार्ज का जो इंपैक्ट होता है वो कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी भी चार्ज के फील्ड की बात करें तो वो क्या होगा कि पूरा का पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का पूरा एरिया जो होगा वो उसका फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज, द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which it can exert force on, in which it can exert force on another charge, ठीक है। जो दूसरे चार्ज पे अगर फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, फील्ड, ठीक है। तो ये कोई भी चार्ज का जो फील्ड होता है वो कहां तक एक्सटेंडेड होता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये हमें बताएगा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये कितना स्ट्रांगली फोर्स लगा पा रहा है। जैसे मान लो सपोज अगर हमें यहाँ पे अगर देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताएगा कि ये चार्ज दूसरे एक चार्ज पे, मतलब यूनिट चार्ज पे, मतलब 1 कूलम चार्ज पे ये कितना स्ट्रांगली फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज अगर हमें किसी को चाटा मारना, ठीक है, वो पर्सन सामने खड़ा है, अगर वो जितना ज्यादा करीब होगा हम उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली उस पे क्या कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हम लोग थप्पड़ मार सकते हैं। तो वो क्या हो गया, थप्पड़ मारने की इंटेंसिटी क्या हो गई, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे थप्पड़ की इंटेंसिटी क्या होगी, कम। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो हम काफी ज्यादा जोर से थप्पड़ मार सकते हैं। वही अगर थोड़ा दूर खड़ा है तो वो क्या होगा, अगर हम उस समय थप्पड़ मारते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा कम इंटेंस होगा, मतलब उसको थोड़ा कम चोट लगेगा। तो वही होता है कि ये चार्ज, अगर हम लोग इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये चार्ज यहाँ पे अगर यूनिट कूलम चार्ज रखे तो वो कितना स्ट्रांगली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यानी यूनिट कूलम यानी 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रख के देखेंगे कि वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी होगी। फील्ड इंटेंसिटी का मतलब भी यही होगा कि वो कोई भी चार्ज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना स्ट्रांगली फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो सपोज एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके कारण अगर यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। वैसे तो इसका पूरा का फील्ड जो है वो पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये चार्ज यहाँ पे अगर कोई यूनिट कूलम चार्ज रखा रहा है तो वो कितना स्ट्रांगली फोर्स लगा पाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक स्मॉल क्यू नॉट चार्ज ले आते हैं, ठीक है। 1 कूलम चार्ज हमेशा लाने की बजाय हम लोग क्या मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू नॉट चार्ज लाते हैं, ठीक है। ये अगर सपोज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग डिनोट करते हैं E से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, E से। तो अगर एक बार देखो Q नॉट चार्ज अगर F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F अपॉन Q नॉट, F अपॉन कितना, Q नॉट। ये थोड़ा बहुत एक और चीज ध्यान रखना कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, अगर जैसे सपोज इस पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखो, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो ऐसे वेक्टर यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी in the direction of force experienced by, in the direction of force experienced by positive charge at that point, ठीक है ना, at that
पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हमें पता है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग है, तो हम लोग फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज, अगर इसका एसआई यूनिट देखते हैं हम लोग, एसआई यूनिट अगर हम लोग देखें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज कितना स्ट्रांगली फोर्स लगाएगा। एक और चीज ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिसके कारण हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, और इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, जो जिसके ऊपर हम लोग फोर्स चेक करते हैं। ठीक है, एक और चीज, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, ये हमारा क्या रहता है, फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि मान लो कि अगर सपोज ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो अगर ये फ्री रहता तो ये इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगता है, तो ये क्या करता है, ये भी मूव कर जाता है, ये भी मूव कर जाता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हम निकालना चाहते हैं 10 मीटर पे, हम लोग जब तक फोर्स मेजर करते हैं तब तक इनके बीच का सेपरेशन कितना आ जाता है, 12 मीटर, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसको ऐसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसकी प्रॉपर्टी देख लेनी है थोड़ी, और ये कैसा, इसका यूज क्या होता है, ये सब चीजें देख लेनी। अब एक बात देखो, हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज जो था या कैपिटल क्यू चार्ज, ये यहां से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगा पा रहा था। ये जैसे मान लो स्मॉल क्यू चार्ज है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये इस पे थोड़े दूर से ही फोर्स लगाने में कैपेबल है, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ, जैसे मान लो अगर हम अपनी बात करें तो सपोज इस बोर्ड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाना चाहते हैं तो हमें इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, या अगर कोई सपोज मैं इस मार्कर को अगर मूव कराना चाहता हूं तो मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिव्य दृष्टि वाली तो ये ताकत तो है नहीं कि हम लोग यहां से ऐसे ही करें और ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हमने देखा कि ये जो चार्जेस थे वो कुछ डिस्टेंस से ही एक दूसरे पे फोर्स लगा पा रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए ऑब्वियसली, तो वो क्या करते हैं, ये अपने से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसा हम लोगों ने महाभारत वगैरह या फिर रामायण में देखते हैं कि जैसे आशीर्वाद देने समय क्या होता है, कुछ लाइंस निकलती है, उसी टाइप की इमेजिनरी लाइंस ये चार्ज भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी चार्ज लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब वो एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं लाइंस, वो तब जाकर के क्या होते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा पाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एक बार देखो, पॉजिटिव चार्ज जो रहता है, पॉजिटिव चार्ज से वो लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है, मतलब रेडियली आउटवर्ड निकलती है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड ऐसे बाहर निकाल देते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऐसी लाइंस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, ये रहा ऐसी लाइंस प्रोड्यूस करेंगे रेडियली आउटवर्ड, और ये ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वही अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि ये टर्मिनेटिंग होता है, मतलब ये रेडियली किधर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये रेडियली ऐसी लाइंस कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ आते रहती है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज के कारण। अब एक बात देखो कि जैसे ही अगर मान लो ये लाइंस और ये लाइंस एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हमें बताता है कि यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे सपोज अगर ऐसी फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे अगर चार्ज रखा जाए तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स रखा जाए, फोर्स एक्सर्ट करेगा इस स्मॉल क्यू चार्ज पे। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो गया कि ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो जिसका जो टेंजेंट होता है, जैसे मान लो सपोज ये तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, तो जो इसका डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स। लेकिन सपोज अगर ऐसी फील्ड लाइंस कभी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो हमें यहाँ पे जो सपोज टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा, टेंजेंट सभी को पता है कि कोई भी एक कर्व हुआ उसके ऊपर जस्ट उसको टच करते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो वही हमारा क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, तो जो इसका टेंजेंट होगा वही यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, उस पे फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि जो
ये जो लाइंस होगी वो हमें किस चीज का डायरेक्शन देगी, लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन देगी। यानी सपोज अगर यहाँ पे अगर हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो जस्ट यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। यहाँ पे अगर देखना है तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखना है तो इधर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो गया कि ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसका टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो यानी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या लिख सकते हैं, इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन, imaginary line tangent of which at a point tangent of which at that point at a point gives the direction of force on positive charge at that point, ठीक है। जो भी पॉइंट पे हम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो वहां पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वही जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो पहली चीज होती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताएगा। जैसे मान लो सपोज ये अगर कुछ इस तरीके की लाइंस है, ठीक है, ये इस तरीके की अगर लाइंस कुछ हमें दी हुई है, ठीक है, तो अगर हमें ये बताना है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, तो एक बार देखो यहाँ पे अगर देखें पॉइंट ए पे और यहाँ पे एक पॉइंट ले बी पे, तो अगर इतना एरिया कवर करे तो इसमें क्या होगा, सेम एरिया अगर मानते हैं तो इसमें दो लाइंस क्रॉस कर रही है जबकि इसमें एक लाइन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, density of electric field lines gives the intensity of, gives an idea about electric field intensity at that point, ठीक है ना। अगर ज्यादा, अगर सपोज यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, मतलब वहां की फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, और जहां पे अगर कम फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये क्रॉस कर रही है वहां पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि कोई भी चार्ज जो होगा वो जितनी लाइंस प्रोड्यूस करेगा वो प्रोपोर्शनल होता है वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जैसे मान लो सपोज अगर Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q1 चार्ज हमने माना, ये लाइंस कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज 4, ये कितनी लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, 4। एक दूसरा Q2 चार्ज लेते हैं, ठीक है, ये कितनी कर रहा है, इससे ज्यादा, सपोज अगर 4 से ज्यादा कर रहा है, अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ ऐसा ही लाइंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इस केस में ये कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 8। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि Q2 इज ग्रेटर देन किससे, Q1, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी ही ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस भी करता है। तो क्या लिख सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज is proportional to its magnitude, ठीक है ना। ये क्या होगा, is proportional to its magnitude। जो चार्ज जो लाइन प्रोड्यूस करेंगे वो नंबर ऑफ लाइन जो होंगी वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं कि कोई भी
स्टैटिक चार्ज के द्वारा, ठीक है, अगर स्टैटिक चार्ज है तो उसके द्वारा अगर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो कभी भी एक लूप फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज, सपोज ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अगर सपोज इस तरीके से लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ऐसी लाइंस अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये कभी भी एक लूप फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस produced by static charge। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज रेस्ट पे है। स्टैटिक चार्ज does not form loop, ये लूप फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। यहां से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये अगर सपोज एक फील्ड लाइंस ऐसे हो गया, एक फील्ड लाइंस ऐसे हो गया, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था उसका टेंजेंट हमें क्या देता था कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फोर्स का डायरेक्शन दे रहा था। तो अगर एक बात सोचो, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट होगा इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकल पे दो डायरेक्शन में नेट फोर्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot intersect each other, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि if they will intersect at a point, because if they will intersect at a point, then there will be two direction of net force। ऑब्वियसली अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एफ नेट इधर की तरफ भी मिलेगा और एक एफ नेट इधर की तरफ भी मिलेगा, जबकि दो डायरेक्शन में नेट फोर्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ देयर विल बी two direction of net force at a point, direction of net f net at that point, ठीक है ना, at that point, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, कभी भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक और लाइन हमें एक और प्रॉपर्टी देखनी है अपने को कि जब भी अगर जो भी कंडक्टर्स होते हैं तो उनसे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो ओरिजिनेट हो या टर्मिनेट हो रहा हो। जैसे नेगेटिव चार्ज भी क्या होता है, टर्मिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज भी क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हमेशा कैसा होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate or terminate, ठीक है ना, terminate perpendicular to the conductor। जैसे मान लो सपोज अगर यहाँ पे अगर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर चार्ज ऐसे जाएगा तो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर चले जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमेशा ये कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा अपने पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ अपना एनटीएससी के बिहाफ पे भी, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।